अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफ्दर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। औरंगज़ेब अब्बासी की उम्र 75 और 80 के दरमियान थी। वो अपनी औलाद से सख्त परेशान था और कई बार थाने में आ चुका था। वो अपनी औलाद की ज़्यादतियाँ बयान करने के बाद हमेशा रोने लग जाता था। उसने अपनी फाल ज़िंदगी में जितनी दौलत कमाई थी उतनी ही नफ़रत भी कमाई थी। उसमें बेशुमार खूबियाँ भी थीं और ख़राबियाँ भी। दो ख़राबियाँ बहुत नुमायाँ थीं। पहली ख़राबी ये थी कि उसे तैश बहुत जल्दी आ जाता था। तैश की हालत में उस पर जुनून सतारी हो जाता था। फिर वो भूल जाता था कि उसके सामने कौन है, कोई काबिल एहतराम हस्ती है या कोई काबिल शफ़क़त बच्चा है। उसकी बदज़बानी और गालियाँ अच्छे खासे आदमी को उससे मुतनफ़्फ़र कर देती थीं। उसे अपनी इस बुराई का बखूबी एहसास था, मगर उस पर काबू पाना उसके बस में नहीं था, खुसूसन बुढ़ापे में और नाखलफ औलाद की मौजूदगी में। इस आदत से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बुराई उसकी ये थी कि उसने नाजायज़ ज़राए से दौलत कमाई थी। बहरहाल कोई इंसान ना तो मुकम्मल अच्छाइयों का मजमूआ होता है और ना ही मुकम्मल बुराइयों का। इन बातों से किते नज़र औलाद का बहसूरत ये फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की बुढ़ापे में खिदमत करे। औरंगज़ेब अब्बासी से मेरी पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी। रात के 9-10 बजे मुझे इत्तला मिली कि एक बूढ़े शख्स को उसके घर वालों ने जहर दे दिया है और वो जाकनी के आलम में अस्पताल में पड़ा है। मैं 2 आदमियों को साथ लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर मरीज़ का मैदा साफ़ करने के अमल में मसरूफ़ थे, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। अस्पताल में अब्बासी के चंद रिश्तेदार मौजूद थे जो खासे परेशान लग रहे थे। एक बारीक शख्स जिसकी उम्र 55 साल के लगभग थी मुझे एक तरफ ले गया और रस्मी कलमात के बाद बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम अनवर अब्बासी है, मैं अब्बासी साहब का बेटा हूँ। मैंने हैरत से उसका जायज़ा लिया। उसका लिबास मामूली, रंग सांवला, बाल ज़्यादातर सफ़ेद और सेहत खासी कमज़ोर थी। उसके चेहरे पर फ़क्र व फाक़ा की अलामात पाई जाती थीं। हालांकि मुझे बताया गया था कि अब्बासी एक दौलतमंद शख्स है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्बा जी को उनकी बीवी ने जहर दिया है। अनवर अब्बासी ने कहा, आप उसे गिरफ्तार कर लें, इंशाअल्लाह सब कुछ उगल देगी। इस कार्रवाई में उसका बेटा भी शामिल है। मैंने ताज्जुब से कहा और उसकी बात सुनी और पूछा, तुम्हारा मतलब ये है कि ये हरकत तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई की है? जनाब, कहाँ की माँ और कहाँ का भाई? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब्बा जी के 2 ही शौक हैं, शादियाँ करना और तलाक़ें देना। इस औरत का 6वां या 7वां नंबर होगा। सरवर जान इसका नाम है। लड़के का नाम आलमगीर है, साथ ही लाई थी, लेकिन अब्बा जी उसे अपना बेटा बताते हैं। सरवर जान भी यही कहती है। और अब्बासी, मुझे तुम्हारे अब्बा जी के शजरे नसब से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि जहर तुम्हारी सौतेली माँ या सौतेले भाई ने दिया है? सबूत तो कोई नहीं है जी, उसने जवाब दिया, लेकिन जाहिर है कि जिसने खाना पकाया या जिसने खाना खिलाया, जहर भी उसी ने दिया होगा। और मैं इस औरत को सौतेली माँ कहलवाना पसंद नहीं करता। ये उम्र में मुझसे 2-3 साल छोटी ही होगी। किसने खाना पकाया था? मैंने पूछा। और किसने खिलाया था? मुझे ये भी मालूम नहीं है, उसने जवाब दिया। अब्बा जी ने हमें हवेली बदर कर रखा है। हम हवेली में कदम नहीं रख सकते। हम 2 भाई हैं और एक हमारी बहन है। हमारी माँ बहुत बूढ़ी और ज़ईफ़ है। हवेली में कौन रहता है? मैंने पूछा। हवेली में आजकल आलमगीर, उसकी बीवी मैमूना और उसकी सौतेली बहन शगुफ्ता रहती है। शायद एक बूढ़ी मुलाजमा भी है। शगुफ्ता की माँ को भी अब्बा जी तलाक दे चुके हैं। उसकी माँ का नाम नूर बीबी है। उसने दूसरा आदमी कर लिया है। शगुफ्ता उनके साथ मिली हुई है, सरवत जान और उसके खानवादे के साथ। खासा पेचीदा मसला है ये। मैंने कहा, तुमने बताया कि हवेली में आलमगीर, उसकी बीवी मैमूना और उसकी सौतेली बहन शगुफ्ता रहती है। सरवर जान का नाम तुमने नहीं लिया। ये औरत कहाँ रहती है? ये एक अलग कहानी है। सरवर जान आजकल एक और शख्स के साथ रह रही है। अब्बा जी के साथ उसकी अनबन हो गई है, लेकिन चोरी छुपे हवेली भी जाती है, बल्कि ज़्यादातर उधर ही रहती है। और तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा। मैं अपनी माँ के साथ अलग रहता हूँ, उसने जवाब दिया। उधर गरीबों के महल्ले में हमारा एक छोटा सा मकान है। डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि औरंगज़ेब अब्बासी जहर खाने का शिकार हुआ है, लेकिन उस वक्त वो बयान देने के काबिल नहीं था। उस पर नीम बेहोशी तारी थी।
میں اپنے آدمیوں کے ہمراہ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی اور حویلی کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ مکینوں کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں خاصے زور سے دستک دینا پڑی۔ 10-15 منٹ کے بعد اندر بتی روشن ہو گئی اور برآمدے سے ایک اونگتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون پاگل نیند خراب کرنے آ گیا؟ بولنے والا کوئی نوجوان تھا۔ جا دیکھ تو صحیح، کسی عورت نے کہا۔ ضرور کوئی اسپتال سے آیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ تیرا باپ مر گیا ہوگا۔ اس کا لہجہ جذبات سے بالکل عاری تھا۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن انہیں غالباً اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر تو سونا نصیب نہیں ہوگا، نوجوان نے کہا۔ ابا جی صبح تک انتظار کر لیتے تو کیا حرج تھا؟ عیسائی میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ملک صاحب سن رہے ہیں آپ؟ یہ حال ہے آج کل کی اولاد کا۔ ماں باپ تو ان کے آرام و آسائش کے لیے جان ہلکان کر ڈالتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کی موت سے ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ لمحے بھر کے بعد نوجوان نے پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ عورت اس کے پیچھے تھی۔ ان دونوں کی مختصر گفتگو سننے کے بعد میں بہت غصے میں تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے نوجوان کو ایک طرف دھکیلا اور اپنے ساتھیوں کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عورت چلائی۔ باہر کھڑے ہو کر بات کریں، کچھ خوف خدا کریں۔ نوجوان کی عمر 22-23 سال کے لگ بھگ تھی۔ بلب کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ لمبے قد کا خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ اس نے کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ عورت کی عمر 50 سال سے اوپر نظر آتی تھی۔ وہ خاصی تند مزاج عورت معلوم ہوتی تھی۔ وہ مسلسل بولے چلی جا رہی تھی۔ ہم قتل کی تفتیش کرنے آئے ہیں، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں انہیں ایک کمرے میں جمع کرو، کوئی شخص بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے چیخ کر کہا، اس وقت آپ حویلی سے چلے جائیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے صبح آ کر پوچھیں، ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ فوراً تھانے جاؤ اور 6-7 آدمی ساتھ لے کر جلدی واپس آؤ۔ حضور والا، مسئلہ کیا ہے؟ نوجوان نے اکڑ کر پوچھا۔ میں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، بچو، مسئلہ تو تم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو، انجان بننے کی کوشش مت کرو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دیکھیں جناب، آپ گریبان چھوڑ کر بات کریں۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ میرا نام عالمگیر عباسی ہے۔ کچھ پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے؟ عورت نے کہا، آپ میرے بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سرور جان تھی، اورنگزیب عباسی کی 6ٹھی یا 7ویں بیوی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے عالمگیر سے پوچھا۔ ابا جی تو اسپتال میں ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ہم نے خود انہیں اسپتال میں داخل کروایا ہے۔ میں انہیں اندر لے گیا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ اس اثنا میں دیگر افراد بھی بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے ان سب کو بھی بیٹھک میں جمع کر لیا۔ وہ تعداد میں 7-8 تھے۔ ان میں عالمگیر کی بیوی میمونہ، سوتیلی بہن شگفتہ، ایک بوڑھی ملازمہ، ایک 2 سالہ بچہ اور ایک 35-36 سالہ مرد شامل تھا۔ اس کا نام اشتیاق علی معلوم ہوا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ملازم ہے، لیکن وہ حویلی کے ایک کمرے سے برآمد ہوا تھا اور ملازم نہیں لگتا تھا۔ میں نے ASI کے ہمراہ سب سے پہلے برچی خانہ چیک کیا۔ وہاں تمام برتن دھلے ہوئے رکھے تھے۔ 2 ہانڈیوں میں تھوڑا تھوڑا سالن موجود تھا۔ چنگیر میں چند بچی کچی روٹیاں بھی پڑی تھیں۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، ہمیں کھانے کا نمونہ لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ اگر سارے کھانے میں زہر ہوتا تو گھر کے تمام افراد پر اس کا اثر ہوتا۔ واضح طور پر زہر عباسی کے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں ملایا گیا تھا، اور زہر ملانے والے نے بقیہ کھانا پھینک دیا تھا اور احتیاطاً تمام برتن دھو ڈالے تھے۔ لہٰذا ہانڈیوں کے سالن کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لے جانا فضول ہی تھا۔ میرے استفسار پر گھر والوں نے بتایا کہ کھانا ملازمہ نے پکایا تھا اور سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سب میں عباسی کے علاوہ 3 افراد شامل تھے، یعنی شگفتہ، عالمگیر اور اس کی بیوی میمونہ۔ سرور جان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت گھر پہنچی تھی جب اہل خانہ کھانا کھا چکے تھے، لیکن اس کا بیان ٹھیک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے شگفتہ سے پوچھا، تمہارے ابا نے کھانے کے بعد دودھ پیا تھا یا چائے؟ اس کی شکل و صورت واجبی سی تھی۔ عمر 23-24 سال کے قریب تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاموش طبیعت مگر باخبر لڑکی تھی۔ دودھ پیا تھا، اس نے جواب دیا۔ دودھ کے ساتھ دوائی بھی کھائی تھی، کوئی طاقت کی دوائی ہے، روز ہی کھاتے ہیں۔ اس کے 10 منٹ بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ اللہ جانے اچانک کیا ہوا تھا، ہم نے انہیں اسپتال پہنچا دیا۔ میں نے پوچھا، دودھ کس نے انہیں دیا تھا؟ میں نے دیا تھا، بھابھی نے گرم کر کے گلاس میں ڈال دیا اور میں نے لے جا کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں نے میمونہ سے پوچھا، جب تم نے دودھ گرم کیا اس وقت برچی خانے میں کون کون تھا؟
बस रहमतें थी और मैं थी, उसने जवाब दिया। रहमतें बर्तन धो रही थी। मैंने दूध गर्म करके रखा ही था कि मुन्ना रोने लगा। मैं मुन्ने को देखने चली गई और खाला से कहा कि वो शगुफ्ता के हाथ अब्बा को दूध भिजवा दें। रहमतें उनकी मुलाजमत थी और खाला वो अपनी सास को कहती थी। गोया इस वक्त सरवर जान भी घर में मौजूद थी। मैंने शगुफ्ता से पूछा, तुम्हारे अब्बा अपनी दवाइयाँ कहाँ रखते हैं? अपने कमरे में, अलमारी के अंदर, उसने जवाब दिया। उन्होंने कोई गलत गोली खा ली होगी, अलमारी भरी पड़ी है दवाइयों से। पता नहीं किस जमाने की दवाइयाँ पड़ी हैं। मैंने अब्बासी की ख्वाबगाह में जाकर उसकी दीवारी अलमारी का जायजा लिया। लड़की ठीक ही कहती थी। वहाँ बेशुमार दवाएं रखी थीं, गोलियाँ, शरबत, हकीमी माजूने, कुश्ते और न जाने क्या क्या कुछ। कुछ नई दवाइयाँ भी थीं, कुछ पुरानी थीं। हर चीज़ पर गर्द अटी हुई थी। दवाइयों के अलावा चंद फाइलें और कई मुतफर्रिक चीज़ें उस अलमारी में पड़ी थीं। अब्बा इस अलमारी को हमेशा ताला लगा कर रखते हैं, शगुफ्ता ने मज़ीद कहा। आज अचानक तकलीफ की वजह से ताला लगाना भूल गए हैं। इनकी किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, न सफाई करने की और न दवा खिलाने की। घर वालों को ये तो यकीनन मालूम होगा कि अब्बासी कौन सी दवा किस वक्त खाता है। मैंने सोचा, मुमकिन है कि इनमें से किसी ने दवा बदल दी हो या किसी कुश्ते में जहर मिला दिया हो। चूंकि अलमारी खुली थी, इसलिए इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि जहर आलूद दवा या कुश्ता अपनी जगह पर मौजूद होगा। मैंने अब्बासी की ख्वाबगाह को सील कर दिया और आलमगीर और सरवर जान को पूछगछ के लिए अपने साथ थाने ले गया। ताहम मैं अब्बासी का बयान सुने बगैर उन पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। अगले रोज़ 11-12 बजे के करीब एक बूढ़ा शख्स अनवर अब्बासी के हमरा थाने पहुंचा। वो खासा कदावर और भारी भरकम शख्स था, ताहम उसकी चाल में नकाहत पाई जाती थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे कमरे में दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अपने वक्त में मुखासा बारोब शख्स रहा होगा। उसने पाटदार आवाज़ में सलाम किया और फिर बोला, थानेदार साहब, मेरा नाम औरंगज़ेब अब्बासी है। मुझे सुबह पता चला है कि आपने इस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, मैंने जवाब दिया। हमें बताया गया था कि आपको जहर दिया गया है। मैं पूछगछ के लिए आपकी हवेली गया था, वहाँ से मैं आपकी बीवी और बेटे को पूछगछ के लिए थाने लाया हूँ। उन्होंने रात थाने में गुजारी है। बकिया कार्रवाई आपके बयान के बाद की जाएगी। मेरी कोई बीवी नहीं है, मैं अपने बच्चे की खातिर यहाँ आया हूँ। डॉक्टर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती चला आया हूँ। बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ मलिक साहब। औलाद की मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है, उसने कहना शुरू कर दिया। औलाद कैसी भी हो, इंसान उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे को बुलाएं, मैं उसे देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं रात भर उसके लिए तड़पता रहा हूँ। मुझे उसकी बेटी की बातें याद आ गईं। उसे तो अपने बाप की ज़िंदगी से ज़्यादा अपने आराम की फिक्र थी और बाप उसकी तकलीफ के ख्याल से रात भर तड़पता रहा था। उसकी बातें सुनकर अनवर अब्बासी के चेहरे पर नागवारी नमूदार हो गई। अच्छा अब्बा जी, हम भी तो आप ही की औलाद हैं। तभी मुझे याद आया कि अनवर अब्बासी को हवेली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। अजीब तजाद था। अब्बासी जिस बेटे के लिए तड़प रहा था, वो तो हवेली में आराम कर रहा था, और जिस बेटे को उसने हवेली बदर कर रखा था, उसने सारी रात अपने बाप की तीमारदारी करते हुए गुजार दी थी अस्पताल में। अब्बासी साहब, मैंने सुना है कि इस बेटे को हवेली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, मैंने कहा। मलिक साहब, मैं क्या करूं? ये लोग जब भी हवेली में आते हैं फसाद शुरू हो जाता है। इसके 6 बच्चे हैं, इसकी छोटी बहन आमना के भी बच्चे हैं, इससे छोटा भाई जमील अजमल है, वो आवारा है, चोरों बदमाशों में उठता बैठता है, 2 दफ़ा जेल भी जा चुका है। मैं इस उम्र में इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब्बा जी ने सारी उम्र में भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, अब्बासी ने हौले से कहा। थानेदार साहब, ये बड़े उलझे हुए मसले हैं, अब्बासी ने कहा। आप मेरे बेटे को बुलवा दें। अब्बासी साहब, ये जहर का क्या मसला है, मैंने पूछा। रात को आपके एक दोस्त ने रपट लिखवाई है कि आपके घर वालों ने आपको खाने में जहर दे दिया है। डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे किसी ने जहर नहीं दिया, मैंने गलती से कोई गलत दवा खा ली थी। इसके इस बयान के साथ ही हमारा काम ख़त्म हो गया। मैंने उसकी बीवी और बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। इसके 7-8 माह बाद अब्बासी एक बार फिर थाने आया और कहा कि वो एक रपट दर्ज करवाना चाहता है। उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स भी था जिसने अपना नाम अमजद अली बताया। मलिक साहब, मुझे अपने रिश्तेदारों से जान का खतरा है, अब्बासी ने कहा। मैं रपट लिखवाने आया हूँ। आपको कौन कौन से रिश्तेदारों से जान का खतरा है, मैंने पूछा। उनके नाम क्या हैं?
कोई एक हो तो नाम बताऊं? सब के सब जायदाद के चक्कर में मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं। गोया आपको अपने वसा से खतरा है, यानी कि अपनी औलाद और अपनी बीवियों से। आपके बच्चे कितने हैं? 13-14 के करीब होंगे, उसने जवाब दिया। उसे सही तादाद मालूम नहीं थी, सबके नाम भी याद नहीं थे। बकौले उसके वो उसकी 5 बीवियों की औलादें थीं, जिनमें से 4 को वो तलाक दे चुका था। सरवर जान 5वीं और आखिरी बीवी थी। उससे एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही शादीशुदा थे। बेटी का नाम रजिया था, उसका ससुराल शेखुपुरा में था, और उसके भाई आलमगीर का जिक्र मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब्बासी की बातों से अंदाज़ा होता था कि वो आलमगीर और रजिया को शुबे से बाला रखना चाहता था। उसे ज़्यादा खतरा सरवर जान और उसके रिश्तेदारों से था। इसी तरह दीगर 4 बीवियां और उनकी दर्जनबंद औलाद से भी उसे खतरा था। ये सब हवेली के बाहर रहते थे और निस्फ दर्जन से ज़्यादा दूसरे इलाकों में रहते थे। मुझे उन सब के नाम याद नहीं रहे और न ही उनके बाद के वाक़यात में कोई ख़ास दखल है। औरंगज़ेब अब्बासी के इसरार पर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन मेरे ख्याल में एक 80 साला बूढ़े को कोई अहमक ही कत्ल करने की कोशिश कर सकता था। बहरहाल इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मैं मुताल्लिका लोगों से मिलकर औरंगज़ेब अब्बासी और उसकी बीवी के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा। अब्बासी हुकूमत के एक ऐसे महकमे में मुलाजिम रह चुका था जहाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से नाजायज़ दौलत इकट्ठी करने के बेशुमार मौक़े थे। महकमे का जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब्बासी की उम्र से आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि उसका ज़माना मुलाज़मत अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत में था। उसकी तमाम शादियां भी उसी ज़माने की थीं। इस किस्म की कहानियों में वाक़यात की तरतीब का मसला बड़ा पेचीदा हो जाता है। वाक़यात को उनकी असल तरतीब के साथ पेश नहीं किया जा सकता। इससे कहानी अपनी दिलचस्पी खो देती है और गैर ज़रूरी तवालत भी इख्तियार कर जाती है। लिहाजा मैं एक अहम वाक़े को छोड़कर थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अब्बासी के पुराने साथियों ने उसके मुतालिक बताया कि वह अपने वक्त में बहुत दबंग और बारोफ शख्स था। कोई शख्स 10 सेकंड तक उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। अपने महकमे में वो वाहिद शख्स था जो अंग्रेज़ अफसरों के साथ उन्हीं के लहजे में बात करता था। उसके मातहत उसकी मौजूदगी में कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि जब वो गुस्से में किसी को डांटता था तो उसके दफ्तर की दीवारें तक हिल जाती थीं। उसने नाजायज़ दौलत बहुत कमाई, मगर अपने काम के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। वो 10-12 घंटे रोज़ाना काम करता था और अपने मातहतों से भी पूरा काम लेता था। सख्त तबीयत होने के बावजूद वो हुस्न परस्त शख्स था, और यही उसकी निस्फ दर्जन शादियों और तलाक़ों की बुनियादी वजह थी। बताने वालों ने मुझे बताया कि वो बड़े एहतमाम से शादी करता था, मगर कुछ ही अरसे के बाद बीवी पर जुल्म शुरू कर देता था। बिलाखिर औरत या तो खुद ही उसका घर छोड़कर चली जाती थी या वो उसे तलाक देकर घर से निकाल देता था। इस दौरान में वो 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी होती थी। कुछ औरतों ने दूसरी शादियां कर लीं और कुछ सुलह की उम्मीद पर इंतज़ार करती रहीं। अनवर अब्बासी की माँ आयशा बीबी भी ऐसी ही औरत थी। उसने अब्बासी से अलहदगी के बाद अपनी ज़िंदगी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दी थी। अब उसकी उम्र भी 75 साल से ऊपर हो चुकी थी। उसके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की पल तो गए थे, मगर माशरे में कोई मकाम हासिल नहीं कर सके थे। उनकी माली हालत अब्बासी के नौकरों से भी बदतर थी। एक मोहम्मद शख्स ने मुझे बताया कि आयशा बीबी से शादी के बाद जब अब्बासी के यहाँ कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जाकर औलाद के लिए मन्नत मानी थी। मज़कूरा शख्स ने बड़े दुख से मुझे बताया कि इस औलाद को उसने अपनी आंखों से भीख मांगते देखा है, जबकि उनका बाप मुजरों और तमाशों में दौलत लुटाता फिरता था। छोटी उम्र में ही वो बच्चे बाप से ऐसा खौफ खाते थे कि उसके साए से भी दूर भागते थे। सिमिन में वाक़यात तो मैंने बेशुमार सुने, मगर मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। एक सुबह आयशा बीवी के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। भूखे बच्चे माँ का मुंह तक रहे थे। इन दिनों अनवर अब्बासी की उम्र 12-13 बरस के लगभग थी। माँ ने अनवर और आमना से कहा कि वो अपने बाप से कुछ पैसे मांग लाएं। बच्चे अकेले जाते हुए झिझक रहे थे। माँ उनके साथ होली और अब्बासी के मकान से कुछ दूर रुककर बच्चों को आगे भेज दिया। हवेली अब्बासी ने बाद में खरीदी थी। उन दिनों वो एक आम से मकान में रहता था। वो रात का वक्त था। बच्चे डरते झिझकते बाप के घर तक तो पहुंच गए, मगर दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद एक मुलाजिम ने बच्चों को मशकूक हालत में दरवाजे के पास खड़ा देखा तो इन्हें पकड़कर अंदर ले गया। उसे ये मालूम नहीं था कि ये अब्बासी के बच्चे हैं। बच्चे बवजह खौफ कुछ बोल भी न सके। मुलाजिम इन्हें एक नौजवान औरत के पास ले गया जिसने खासा भड़कीला लिबास पहन रखा था। बीबी जी, ये बच्चे चोरी की नीयत से दरवाजे के पास छुपकर खड़े थे।
मुलाजिम ने कहा, अगर मेरी नज़र न पड़ती तो ये कोई कीमती चीज़ लेकर चंपत हो जाते, शक्ल से ही आवारा नजर आते हैं। औरत ने दोनों के मुंह पर तड़ाक तड़ाक थप्पड़ रसीद किए और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए थे? आमना रोने लगी। उसकी उम्र इस वक्त 8-9 साल थी। हम अब्बा से मिलने आए हैं, अनवर ने जवाब दिया। हम चोर नहीं हैं, अब्बा के बेटे हैं। अब्बा के लाडले, हमारे घर में तेरा अब्बा कहाँ से आ गया? ये क्या हो रहा है? दूसरे कमरे से अब्बासी की गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। कौन हैं ये बच्चे? ये 2 चोर पकड़े हैं मैंने। औरत ने दोनों के कान पकड़े और इन्हें खींचती हुई दूसरे कमरे में ले गई। ये चोरी के इरादे से घर में घुसे थे। अगर शरफू ना देख लेता तो ये कोई चीज़ लेकर भाग जाते। अब्बासी ने अपने ही बच्चों को देखा तो बजाय नरमी के उसका पारा चढ़ गया। गुस्से से बोले, क्यों आए हो यहाँ? किसने भेजा है? माँ कहाँ है तुम्हारी? बच्चे खौफ से कांपने लगे। अनवर ने डरते डरते कहा, अम्मी उधर दूर खड़ी हैं, उन्होंने हमें। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अब्बासी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वो फर्श पर गिर गया। तेरी माँ उधर खड़ी है, उसने कहा। उसने जरूर तुझे चोरी करने यहाँ भेजा है। अब्बा अब्बा घर में खाने को कुछ नहीं है, आमना ने रोते हुए कहा। अम्मी ने कहा था कि अब्बा से कुछ पैसे ले आओ। ये आपके बच्चे हैं? औरत ने घबरा कर पूछा। इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। घर में खाने को नहीं है, अब्बासी ने कहा। क्या करती रहती है तुम्हारी माँ? क्यों नहीं कमा के खिलाती तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। अगर मैंने दोबारा तुम दोनों को यहाँ देख लिया तो टांगे तोड़ दूंगा। बच्चे उल्टे पांव पीछे हटने लगे। औरत को तरस आ गया। उसने 2 चांदी के रुपए अंदर से निकालकर अनवर के हाथ पर रखे और कहा, ये लो, अपनी अम्मी को दे देना। रुको, अब्बासी ने तहमाना लहजे में कहा, पैसे वापस कर दो। इनको एक दफ़ा पैसे दे दिए तो ये बार बार यहाँ आएंगे और ये बात मुझे पसंद नहीं है। रहने दें। औरत ने इसरार किया। बेचारे भूखे हैं। कैसे संगदिल बाप हैं आप? अब्बासी का दिल नर्म पड़ गया और बोला, ठीक है, रख लो ये पैसे, लेकिन आइंदा इधर का रुख न करना। उस जमाने के 2 रुपए आज के 200 रुपए से भी ज्यादा कीमती थे। अनवर ने चांदी के उन रुपयों को मुट्ठी में दबाया और अपनी बहन के हमरा फिलफौर वहां से निकल गया। मार खाने के बावजूद दोनों बेहद खुश थे। इस बात को 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था। आमना और अनवर अब्बासी की उम्र 50 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, लेकिन बाप के घर के दरवाजे उन पर हिनोस बंद थे। आप में से अक्सर लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी कि कोई बाप अपनी औलाद के मामले में इतना संगदिल नहीं हो सकता, लेकिन यकीन करें, अब्बासी ऐसा ही शख्स था। बाद में उसने अपने इन बच्चों की माली मदद भी की थी। ये बात खुद अब्बासी ने मुझे बताई थी। उसने आमना की शादी पर पूरा जहेज दिया। अनवर और अजमल को कारोबार करने के लिए रकम दी, लेकिन दोनों का कारोबार फेल हो गया। अब्बासी ने कहा कि लड़के नाअहल थे, इसलिए कारोबार नहीं चल सका। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कारोबार की नाकामी में लड़कों की नाअहली का कोई दखल नहीं था। असल हकीकत यह है कि जिस पैसे से कारोबार शुरू किया गया था वो हराम का पैसा था, नाजायज जराए से हासिल किया हुआ पैसा। ऐसे पैसे का कारोबार तो फेल ही होना था। अब्बासी की दूसरी बीवियों के किस्से भी मैंने सुने। हर किस्सा अपनी जगह एक अलग कहानी है। इन बीवियों ने अब्बासी को एक संगदिल और नफस परस्त इंसान करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। इन्हें ताज्जुब इस बात पर था कि ऐसे शख्स को अल्लाह ने क्यों ढील दे रखी थी। खुलासा कलाम ये कि अब्बासी सेहत और तंदुरुस्ती के दिनों में एक तुंद मिजाज और जालिम शख्स था। वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बीवियों की पिटाई तो उसके मामूलात में शामिल थी। इसके बावजूद वो हर चंद साल बाद एक नई औरत ब्याह लाता था। इस फन में वो खासा माहिर था। अब मैं आपको उसकी आखिरी शादी का अहवाल सुनाता हूँ। ये शादी उसकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत की हामिल थी। वो गालिबन 1930 या उससे पहले का ज़माना था। औरंगज़ेब अब्बासी उन दिनों लाहौर में मुतय्यन था और खासे उरूज पर था। अगरचे उस वक्त उसकी उम्र 55-56 साल के करीब थी, तहाँ वो एक खुशशक्ल, स्मार्ट और बारोब शख्स था। हर वक्त सूट और फ्लैट हैट में नजर आता था। एक रोज उसे किसी सरकारी काम से कचहरी में जाना पड़ा। वहां उसने एक हसीन और पुरकशिश लड़की को पुलिस की तहवील में देखा। लड़की की उम्र 20-22 साल के लगभग थी। वो 2 सिपाहियों की निगरानी में सेशन कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसकी परेशानी और बेबसी उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। अब्बासी ने लड़की को देखा और देखते ही उस पर फरिफ्ता हो गया। उस वक्त उसके साथ उसका एक असिस्टेंट और एक वकील भी था। तीनों एक अहम सरकारी केस में पेश होने के लिए वहां आए थे। अब्बासी लड़की को देखकर रुक गया। वकील और असिस्टेंट भी रुक गए। अब्बासी ने सिपाही से पूछा कि लड़की को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। जनाब, ये बड़ी खतरनाक औरत है।
सिपाही ने जवाब दिया। इसने अपने आशना की मदद से अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। हम इसे अदालत में पेश करने के लिए लाए हैं। देखने में ये बहुत भोली लगती है। इसका आशना किधर है? अब्बासी ने पूछा। वो मौके से फरार हो गया था, सिपाही ने जवाब दिया। ये उसका नाम पता नहीं बताती। हमने सारे तरीके आजमा कर देख लिए हैं। बड़ी सख्त जान औरत है। कहती है कि खुद सूली पर चढ़ जाऊंगी पर उसका नाम नहीं बताऊंगी। फिर तो ये बड़ी बहादुर लड़की है, अब्बासी ने कहा। फिर पूछा, क्या तुमने वाकई अपने शौहर को कत्ल कर दिया है? हरगिज नहीं, लड़की ने रहम तलब नजरों से अब्बासी की तरफ देखा। मैंने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया। इतने में लड़की का वकील भी करीब पहुंच गया। अब्बासी ने उससे कहा, ए मिस्टर, तुमने अभी तक इसकी जमानत क्यों नहीं करवाई? वकील अब्बासी के लबो लहजे और रख रखाव से मरूब हो गया। बोला, सर, उम्मीद है कि आज जमानत हो जाएगी। जमानत के कागजात तैयार हैं? अब्बासी ने पूछा। वकील ने फाइल दिखाई और बोला, यस सर, कागजात तैयार हैं, लेकिन इसका जमानती अभी तक नहीं आया। वो आने ही वाला होगा, लड़की ने कहा। मेरी माँ ने कहा था कि वो जमानती साथ लेकर आएगी। भूल जाओ उसको, अब्बासी ने कहा। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी जमानत दूंगा। उस वक्त जज अभी चैम्बर में बैठा था। अब्बासी ने वकील को साथ लिया और बड़े रौब से चलता हुआ जज के चैम्बर में घुस गया। दरवाजे पर मुतय्यन चपरासी ने न सिर्फ ये कि अब्बासी को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि हाथ उठाकर सलाम भी किया। सेशन जज हिंदू था। वो अपना काम छोड़कर अब्बासी की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब्बासी ने जज को सलाम किया, कुर्सी पर बैठने के बाद अपना तारुफ कराया और बोला, जज साहब, मैं एक छोटे से काम के सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हुक्म करें अब्बासी साहब, जज ने कहा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी सीट पर मुतमकिन सेशन जज बड़े बड़ों को खातिर में नहीं लाता, मगर मज़कूरा जज अब्बासी से फौरन ही मुतासिर हो गया था। अगरचे अब्बासी का महकमा और ओहदा भी खासा अहम था, मगर असल जादू उसकी आंखों में, उसकी खुद एतमादी में और उसकी गुफ्तगू में था। उसने वकील से जो हिनोस खड़ा था जमानत के कागजात लिए और जज के सामने रखते हुए बोला, मैं इस लड़की की जमानत करवाना चाहता हूँ। कागजात तैयार हैं, सिर्फ मेरे दस्तखत होने बाकी हैं। दिलचस्प बात यह थी कि अब्बासी को इस वक्त तक लड़की का नाम भी मालूम नहीं था। जज ने कागजात पर नजर डाली और बोला, अब्बासी साहब, आप थोड़ा इंतजार कर लें। अदालत की कार्रवाई शुरू होने में चंद मिनट बाकी हैं। मैं सबसे पहले इसी केस को निपटा दूंगा। वकील इस्तगासा का मौक़िफ़ सुनना भी जरूरी है। मैं वकील इस्तगासा को यहीं बुलवा लेता हूँ, अब्बासी ने कहा। फिर लड़की के वकील से मुखातिब होकर बोला, जल्दी से वकील इस्तगासा और लड़की को अंदर बुला लाओ। जज साहब का वक्त बहुत कीमती है। उसने जज को बोलने का मौका ही नहीं दिया था। वकील जल्दी से बाहर गया और दोनों पार्टियों को अंदर बुला लाया। अब्बासी ने सिपाहियों को डांटकर बाहर भेज दिया और जज से कहा, ये मासूम लड़की आपकी बेटियों के बराबर है। पुलिस ने इस पर तशद्दुद और ज्यादती की है। इसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। आप हुक्म करें तो ये लड़की आपको तशद्दुद के निशानात दिखाने पर तैयार है। बल्कि ना सिर्फ जज हैं, बल्कि उम्र में उसके बाप के बराबर हैं। इंसाफ की खातिर ये लड़की आपको निशानात दिखाने के लिए तैयार है। मोहम्मद जज ये बात सुनकर परेशान हो गया। लड़की नजरें झुकाए मासूमियत की तस्वीर बनी जज के सामने खड़ी थी। यूं लगता था कि जैसे वो जज के इशारे की मुंतजिर हो, लेकिन ये बात जाहिर थी कि जज ऐसा मुतालबा नहीं कर सकता था। अब्बासी ने महज नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था, जो ठीक निशाने पर बैठा था। बूढ़ा जज लड़की के हुस्न और अब्बासी की बातों से मुतासिर हो गया। वकील इस्तगासा ने मुल्जिमा का रिमांड हासिल करने के लिए दलाइल देना शुरू कर दिए, लेकिन जज ने दलाइल मुस्तरद करते हुए लड़की को अब्बासी की जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अब्बासी लड़की के हमरा बाहर निकला तो उसका अपना वकील परेशान खड़ा था। सर, जल्दी करें, उसने कहा, हमारे केस की आवाज़ पड़ चुकी होगी। आज मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता, अब्बासी ने कहा। जाकर हफ्ते 10 दिन की तारीख ले लो। इस असना में लड़की की माँ भी अदालत में पहुंच चुकी थी। इत्तेफाक से उसे कोई जमानती नहीं मिल सका था। जब उसे पता चला कि एक नेक दिल शख्स ने उसकी बेटी की जमानत करवा दी है तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्बासी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो किसी दिन उनके घर आए और उन्हें खिदमत का मौका दे। मैं अभी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, अब्बासी ने कहा। मैं तुम्हें इस केस के सिलसिले में बहुत सी बातें समझाना चाहता हूँ। औरत हिचकिचाने लगी। बोली, बात दरअसल ये है कि हमारी रिहाइश किसी अच्छे इलाके में नहीं है। अब्बासी तो औरत की वज़ाक़त देखते ही समझ गया था कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखती है। उसने कहा, अरे मुझसे क्या छुपाती हो? मैं तो आदमी की हवा सुनकर ही बता देता हूँ कि वो किस इलाके का रहने वाला है। तुम टकसाली की रहने वाली हो ना? जज, जी हाँ, आप ठीक समझे हैं, औरत ने कहा। हम वहीं के रहने वाले हैं।
وہ جگہ آپ جیسے شریف لوگوں کے لائق نہیں ہے۔ عنقریب وہ علاقہ چھوڑنے والے ہیں ہم، پھر آپ کی دعوت کریں گے۔ دعوت کو جہنم میں ڈالو۔ میں تمہاری بیٹی کے لیے پریشان ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے ٹانگا کیا اور ماں بیٹی کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا، جہاں طبلے سارنگیاں بھی تھیں اور ان کے بجانے والے بھی تھے۔ وہ سب عباسی کا کر و فر دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگ گئے۔ عباسی نے عورت کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور لڑکی کے ساتھ ایک الگ کمرے میں جا بیٹھا۔ اس نے لڑکی کی تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام سرور جان ہے، لڑکی نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ عباسی یہ نام سن کر بھڑک اٹھا اور بولا، واہ واہ، کیا خوبصورت نام ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کیا واقعی اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا تم بے گناہ ہو؟ لڑکی سچ بولنے میں متعمل تھی۔ عباسی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ گھبرائے بغیر ساری بات بتا دے، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ سرور جان نے اعتراف کر لیا کہ اس نے محسن علی نامی ایک نوجوان کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے شوہر کا نام کبیر احمد تھا۔ وہ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کبیر احمد کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ کبیر احمد نے خود کو بہت امیر کبیر ظاہر کیا تھا، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو ایک معمولی خاندان کا فرد تھا اور اس کی آمدنی بھی اتنی نہیں تھی جتنی اس نے بتائی تھی۔ اس کے رشتہ دار پرانے خیالات کے تنگ نظر لوگ تھے۔ ان کی شے پر کبیر احمد نے سرور جان پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں، اپنے رشتہ داروں سے، ملنے جلنے والوں سے بھی روکنا شروع کر دیا۔ شوہر کے سلوک سے تنگ آ کر سرور جان نے محسن علی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ محسن علی جائے وقوع پر کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو گیا اور سرور پکڑی گئی۔ پولیس کیس کی تفتیش کر رہی تھی اور ابھی عدالت میں کیس پیش نہیں کیا گیا تھا۔ سرور جان، جو کچھ تم نے بتایا اس کے پیش نظر تمہارا رہا ہونا بہت محال نظر آتا ہے، عباسی نے کہا۔ سزائے موت نہ بھی ہوئی تو عمر قید ضرور ہوگی، لیکن میں تمہیں ایک شرط پر بری کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، سرور نے کہا۔ آپ مجھے سزا سے بچا لیں۔ ٹھیک ہے، عباسی نے کہا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ محسن علی سے تمہارا کیا سلسلہ ہے؟ سرور جان نے شرماتے ہوئے کہا، میں محسن سے محبت کرتی ہوں، اس کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عباسی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تم اس اچھے آدمی کے لیے جان دے سکتی ہو، کیا وہ بھی تمہاری خاطر جان دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں، ہم نے ایک دوسرے کی خاطر جینے مرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ پھر وہ بھاگ کیوں گیا؟ اس نے اپنی گرفتاری کیوں نہیں پیش کی؟ اس نے کہا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم دونوں پکڑے جاتے تو دونوں کو سزا ہو جاتی، اس کے پکڑے جانے سے میری سزا کم نہیں ہوگی، اس طرح کم از کم ایک تو بچ جائے گا۔ بہت بھولی ہو تم، وہ ایک تم کیوں نہیں؟ محسن علی مرد ہے، اسے خود آگے آنا چاہیے تھا۔ جی، اصل مسئلہ تو میرا تھا، میں اپنے شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، محسن نے تو صرف میری مدد کی تھی۔ سنو میری بات، عباسی نے قدرے تہمانہ لہجے میں کہا، اس قسم کے عشق میں مت پھنسو، ورنہ زندگی بھر جیل میں سڑتی رہو گی، تمہارا حسن جیل میں رہ جائے گا۔ 15-20 سال کے بعد جب تم جیل سے باہر آؤ گی تو خود بھی اپنی شکل نہیں پہچان سکو گی، اور یاد رکھو کوئی محسن علی تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اس وقت اس کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوں گے، اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے محسن علی کو آگے کر دو، باقی معاملہ میں سنبھال لوں گا۔ پولیس کو اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ایک قاتل کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی سخت شرط بتائی ہے، سرور جان سوچ میں پڑ گئی۔ سرور جان، یہ شرط نہیں، تمہارے بچنے کی ترکیب ہے، شرط ابھی میں نے کہاں بتائی ہے۔ اتنے میں سرور جان کی ماں گل مرجان بھی کمرے میں پہنچ گئی۔ عباسی نے اسے دوبارہ ساری بات بتائی اور پھر کہا، میری یہ شرط ہے کہ سرور جان کو میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ گل مرجان نے عباسی سے اس کی حیثیت کے بارے میں چند سوالات کیے، پھر سرور جان سے مشورہ کرنے کے بعد ہاں کر دی۔ عباسی صاحب، اگرچہ آپ کا اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تاہم میں اس رشتے پر تیار ہوں۔ سرور جان، جو ہنوز مطمئن نہیں تھی، بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں محسن علی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، عباسی نے کہا، محسن علی اپنے پیروں پر چل کر جیل سے باہر نہیں آئے گا، میں سب انتظام کر لوں گا، میں پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں اور سفارش بھی لگا سکتا ہوں۔ سرور جان ایک بار حوالات کا مزہ چکھ چکی تھی اور اس خوفناک تجربے کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اس نے عباسی کی ہر شرط تسلیم کر لی اور اس سے شادی پر رضامند ہو گئی۔ عباسی نے محسن علی کو گرفتار کروا دیا اور اپنے رسوخ سے کام لیتے ہوئے سرور جان کو گواہ بنوا دیا۔ اس کام کے لیے اس نے یقیناً دولت بھی خرچ کی ہوگی۔ اس دوران اس نے سرور جان کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا اور اسے عدالت میں
محسن علی کے خلاف بیان دلوا دیا۔ وہی سرور جان تھی جو کہتی تھی کہ وہ اپنے محبوب محسن علی کی خاطر جان بھی قربان کر دے گی۔ بالآخر اس نے اسی جان سے زیادہ پیارے محبوب کے خلاف عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دیا اور اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا۔ دنوں جو بیوی عباسی کے گھر میں تھی وہ شگفتہ کی ماں نور بی بی تھی۔ وہ بھی کوئی کم خوبصورت نہیں تھی۔ اس کے ان دنوں 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کی عمریں 2-3 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ عباسی نے سرور جان کو الگ مکان میں رکھا تھا اور نور بی بی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب تک قتل کا کیس چلتا رہا تب تک سرور جان بہت دب کر رہی اور دل و جان سے عباسی کی خدمت کرتی رہی، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہو گیا اور محسن علی کو موت کی سزا ہو گئی تو اس نے پرسے نکالنا شروع کر دیے۔ اسے اس بات کا یقینا رنج تھا کہ عباسی نے اس کے محبوب کو پھانسی پر چڑھوا دیا تھا اور اسے اپنی ازدواجی قید میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے عباسی سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ یا تو وہ دونوں بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے یا 2 میں سے ایک کو طلاق دے دے۔ عباسی کے لیے طلاق دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے نور بیوی کے بچوں سے بہت پیار تھا، خصوصاً ننھی شگفتہ سے، اس لیے وہ نور بیوی کو طلاق دینے سے گریز کر رہا تھا۔ ادھر سرور جان کا شباب بھی اپنے جوبن پر تھا اور عباسی اس کو بھی چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ جہاں تک سرور جان کا تعلق تھا اس کو دونوں صورتیں منظور تھیں، یعنی خواہ اس کو طلاق ہو جائے اور خواہ اس کی سوکن کو، لیکن عباسی سرے دست کسی کو بھی طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد سرور جان نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی سوکن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ آواز یہ پیش کیا کہ وہ امید سے ہے اور اسے کسی عورت کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بیچ میں رہ کر اپنی سوکن کو بھاگنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ عباسی نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اسے نور بیوی کے گھر لے گیا۔ گھر بڑا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، اس لیے دونوں عورتوں کے باہم ٹکراؤ کے امکانات بہت کم تھے۔ سرور جان نے اپنی خوش اخلاقی سے چند روز کے اندر سیدھی سادی نور بیوی کا دل جیت لیا، لیکن اندر ہی اندر شوہر کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ عباسی کے دل میں اس کے متعلق شکوک پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، یوں بھی وہ جوڑ توڑ میں خاصی ماہر تھی۔ نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق نکلا۔ چند سال بعد وہ نور بیوی کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران نور بیوی کے ہاں ایک اور لڑکا پیدا ہو چکا تھا۔ عباسی نے شگفتہ کو اپنے پاس رکھ لیا اور نور بیوی کو 2 بچوں سمیت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب سرور جان نہ صرف عباسی کے دل و جان کی بلکہ مال و جان کی بھی مالک تھی۔ وہ عباسی کی گالیاں سنتی رہی، سختیاں برداشت کرتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے معاملات پر گرفت بھی مضبوط کرتی رہی، اس مکڑی کی طرح جو اپنے جالے میں پھنس جانے والے ٹڈے کے گرد کمزور ترین تاروں کا جال بنتی چلی جاتی ہے، ایک کے بعد دوسرا تار اس کے گرد لپیٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ٹڈا بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ معلوم تھا کہ عباسی کا ہر دن اسے کمزوری اور ضعیفی کی طرف لے جا رہا تھا، اس لیے کسی عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ چند سال بعد عباسی ریٹائرڈ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اختیار چھن گیا تھا جس پر وہ بہت ناز کرتا تھا۔ اب سرور جان نے ایک اور حکمت عملی اختیار کی۔ عباسی کا حلقہ احباب اگرچہ اتنا وسیع نہیں تھا، تاہم سرور جان نے اس کے ملنے جلنے والوں کو مختلف طریقوں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کسی پر دست درازی کا الزام لگا دیا، کسی پر بری نظر کا طعنہ دھرا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو کھلے لفظوں میں منع کر دیا۔ دوسری چالاکی اس نے یہ اختیار کی کہ عباسی کی مدد سے اور اس کو حد سے زیادہ آرام طلب بنا دیا۔ ہر چیز اشارے پر حاضر، بس دن بھر ادھر ادھر پڑے رہو۔ بوڑھا آدمی اگر اپنے جسم کو حرکت میں نہ رکھے اور غذائے مرغن کھائے تو اس کے جوڑوں میں درد اور چربی میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ عباسی کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا وزن بڑھ گیا، نظر کمزور ہو گئی اور جوڑوں میں درد رہنے لگا، لیکن ان بیماریوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کی عمر طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ بات سرور جان کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ بوڑھے عباسی کی خدمت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی اور وہ تھا کہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کر دی۔ یہ تھی مختصر سی بیک گراؤنڈ جس کا ذکر کہانی کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اور جس اہم بات کا ذکر میں نے چھوڑ دیا تھا وہ یہ تھی کہ عباسی کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ اس رپورٹ کے تقریباً 1 سال بعد پیش آیا تھا جس میں عباسی نے کہا تھا کہ اسے اپنے رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے۔ قتل کی اطلاع ملتے ہی میں اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کا ماحول خاصا کشیدہ نظر آتا تھا۔ عباسی کی مختلف بیویوں کی اولادیں بلکہ اولادوں کی اولادیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں اور جائیداد پر قبضے کی فکر میں تھیں۔ انور عباسی میرے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا،
मलिक साहब, कत्ल की तफ्तीश तो आप करेंगे ही, साथ ही एक नेक काम भी करें। हवेली सील कर दें, वरना आपके जाने के बाद यहाँ खून खराबा हो जाएगा। उसकी तजवीज़ माकूल थी। मैंने कहा, तुम ऐसा करो कि अपने और अपने चंद सौतेले बहन भाइयों के दस्तखतों से एक दरख्वास्त इस मजमून की लिखकर मुझे दो कि जायदाद के बेशुमार दावेदारों की वजह से हवेली में नुक्स अमन का अंदेशा है, इसलिए फिल वक्त हवेली को सील कर दिया जाए। इसी दरख्वास्त मिलने के बाद मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर करता हूँ। मैंने हवेली के मकीनों को एक कमरे में बिठा दिया, बाहर से आने वालों को बाहर भेज दिया और ASI के हमरा अंदर जाकर लाश का मुआयना किया। लाश ख्वाबगह में बिस्तर पर पड़ी थी और इर्द गिर्द खून फैला हुआ था। जिस्म पर 3 गोलियों के निशानात थे। 2 निशान सीने पर थे और एक बाएं आंख के बिल्कुल करीब। वाज़ेह तौर पर किसी ने उस पर नींद की हालत में गोलियां चलाई थीं और उसे करवट बदलने की मोहलत भी नहीं मिली थी। इस बात का अंदाज़ा खून के निशानात से होता था। वो करवट के बल लेटा हुआ था और तीनों जख्मों से खून बहने वाले निशानात नीचे की तरफ जाते थे। उसका रुख उस खिड़की की तरफ था जो हवेली के पहलू की सिमत खुलती थी और खिड़की खुली हुई थी और बाहर फूलों के पौधे नजर आ रहे थे। साइड टेबल पर खाने के गंदे बर्तन और दवाइयों की चंद शीशियां रखी हुई थीं। दीवारी अलमारी खुली थी और उसमें वो फाइलें नजर आ रही थीं जो मैंने पिछली मर्तबा देखी थीं। पलंग के नीचे मुझे एक तयशुदा कागज और एक कलम पड़ा दिखाई दिया। मैंने कागज उठाया और उसे खोलने लगा। मलिक साहब, ये देखें, ये देखें, ये दरवाज़ा देखा आपने? ASI ने चौंक कर कहा। इसको तोड़कर खोला गया है। ये देखें, यहाँ से खपचियाँ निकली हुई हैं। ये बोल्ट भी उखड़ा हुआ है। किसी ने बाहर से टक्कर मारकर इसको तोड़ा है। मैं हाथ में पकड़े हुए कागज़ को भूल गया और दरवाजे का जायज़ा लेने लगा। ASI का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। दरवाजे को वाकई टक्कर मारकर तोड़ा गया था। लकड़ी की खपचियाँ फर्श पर बिखरी हुई थीं। कमरे में 2 दरवाजे और एक खिड़की थी। दूसरे दरवाजे पर अंदर से बोल्ट लगा हुआ था। खिड़की खुली थी मगर उसमें सलाखें लगी हुई थीं, यानी कोई शख्स खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। मैंने सरवर जान को बुलाकर पूछा कि दरवाज़ा किसने तोड़ा था। उसने सब्ज रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था और गहरा मेकअप किया हुआ था। वो इस उम्र में भी खासी पुरकशिश लग रही थी। पहली मुलाकात पर मैंने उसे बगैर मेकअप के देखा था, अब वो मेकअप में थी। ये दरवाज़ा हमने तोड़ा है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। थोड़ी देर पहले जब हम शादी से वापस आए तो दोनों दरवाजे बंद थे और बार बार खटखटाने के बावजूद खुल नहीं रहे थे, लिहाजा हमने घबराकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर ये खून में लथपथ। अचानक वो चुप हो गई और मेरे हाथ में पकड़े हुए कागज़ को घूरने लगी। उसकी आंखों में अचानक खौफ सा उतर आया था। फिर मान उसने मेरे हाथ से वो कागज़ झपटने की कोशिश की। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर जो मैंने कागज़ पर नज़र डाली तो मेरे चेहरे पर भी हैरत उतर आई। कागज़ पर लिखा था, मैं मर रहा हूँ। मुझे सरवत जान, इश्तियाक अली और गुल रहमान ने कत्ल किया है। उन्होंने मुझे जहर खिला दिया है और मैं आहिस्ता आहिस्ता मर रहा हूँ। औरंगजेब अब्बासी। मैंने ये तहरीर सरवत जान की नज़रों से बचाकर पढ़ी थी और मेरा अंदाज़ा था कि उसने रुक़े की सिर्फ पहली लाइन पढ़ी थी, दूसरी लाइन वो नहीं पढ़ सकी थी। लेकिन सच्ची बात यह थी कि रुक़ा पढ़कर मैं खुद भी उलझन का शिकार हो गया था। अब्बासी ने लिखा था कि उसे जहर दिया गया है, जबकि वाज़ेह तौर पर उसकी मौत गोलियों से वाक़ई हुई थी। मैंने रुक़ा तय करके जेब में रख लिया और सरवत जान को घूरने लगा। वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए बोली, क्या बात है मलिक साहब, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुमने ये कागज़ छीनने की कोशिश क्यों की थी? मैंने पूछा। मैं समझी थी कि वो मेरा कोई ख़त है। इस कागज़ में क्या लिखा है? फिक्र नहीं करो, अभी सब पता चल जाएगा। फिलहाल तुम वापस जाकर इंतज़ार करो। उसके जाने के बाद मैंने ASI से कहा, एक पढ़े लिखे सिपाही को इनकी निगरानी पर मुकर्रर कर दो और उससे कहो कि तमाम अफराद की फहरिस्त तैयार कर ले। कत्ल की वारदात बंद कमरे में की गई थी। वाज़ेह तौर पर कातिल ने खिड़की से गोलियां चलाई थीं और वो रुक़ा अब्बासी ने सोने से कबल लिखा था। लेकिन अगर उसे जहर के बारे में पता चल गया था तो उसने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बड़ी अजीब बात थी। किसी शख्स को जहर दे दिया गया हो और वो रुक़ा लिखने के बाद आराम से सो गया हो। मुझे ख्याल आया कि शायद अब्बासी ने महज शक की बिना पर वो रुक़ा लिख दिया था। वो आदतन इस किस्म के रुक़े लिखता रहता था। ये बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकती थी कि उसे जहर दिया गया था या नहीं। ASI वापस आ गया और लाश का नक्शा तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मकतूल की बाईं पिंडी की तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा, मलिक साहब, ये निशान कैसा है? मालूम होता है कि अब्बासी ने इस पैर में कोई जंजीर या कड़ा वगैरह डाल रखा था। उसका ख्याल ठीक था। टखने के करीब एक नुमाया निशान नजर आ रहा था। मेरे जहन में एक दहशतनाक ख्याल उभरा।
क्या अब्बासी को उसके घर वालों ने संजीत डाल रखी थी? जाए वारदात का तफसीली मुआयना करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और अहले खाना के बयानात लेने के लिए नशिस्तगाह में बैठ गया। सिपाही ने मुझे जो फहरिस्त दी उसमें सिर्फ 4 नाम लिखे हुए थे, हालांकि मैंने 6-7 अफराद को देखा था। फहरिस्त में सरवर जान, आलमगीर, मेमुना और शगुफ्ता के नाम शामिल थे। मैंने 2 आदमियों को हवेली की तलाशी पर मामूर कर दिया और सरवर जान को कमरे में बुला लिया। वो कुछ फिक्रमंद नजर आती थी, ताहम उसके चेहरे पर गम की कोई अलामत नहीं थी। उसने मेरे सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि वो घर के दीगर अफराद के हमरा शाम के 5 बजे एक शादी पर गई थी और 8 साढ़े 8 बजे वापस आई थी। जाने से पहले वो अपने शौहर के लिए खाना निकाल कर रख गई थी। घर में अब्बासी के अलावा और कोई नहीं था। मुलाजमा भी शाम के वक्त छुट्टी कर गई थी। अब्बासी की हिदायत पर उन्होंने जाते वक्त बाहर से ताला लगा दिया था। वो तमाम वक्त शादी के घर में मौजूद रहे थे और दरमियान में 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गए थे। जब वो वापस आए तो इन्हें घर में कोई गैर मामूली बात नजर नहीं आई थी, सिवाय इसके कि उसके शौहर की ख्वाबगाह के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और उन्होंने अंदर से जवाब न मिलने पर घबरा कर दरवाजा तोड़ दिया था। सरवर जान, तुम्हें अपने शौहर की मौत का कोई दुख नहीं हुआ? मैंने पूछा। दुख क्यों नहीं हुआ? उसने जवाब दिया। दुख तो घर का कुत्ता भी मर जाए तो होता है। अब्बासी तो मेरे सरताज थे। तुम्हें ये बात तो जरूर मालूम होगी कि तुम्हारे सरताज को तुमसे जान का खतरा था। उसने तुम्हारे खिलाफ 1 साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी। मैं इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तुम लोगों को हिरासत में ले सकता हूँ। मैं आपका हाथ तो नहीं रोक सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हमने अब्बासी साहब को कत्ल नहीं किया। जिस वक्त ये वारदात यहाँ हुई उस वक्त हम शादी के घर में थे। ये हरकत या तो अजमल की है और या अनवर की। ये दोनों बहुत अरसे से मौके की तलाश में थे और अक्सर हवेली के आसपास मंडलाते रहते थे। अजमल के बारे में तो आपको मालूम ही है कि वो आदि मुजरिम है, चोरी डकैती उसका पेशा है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, सरवर जान, मैं सबके पेशे जानता हूँ। मेरे पास तुम्हारा रिकॉर्ड भी मौजूद है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पहले शौहर कबीर अहमद की मौत कैसे वाक़ हुई थी? उसका रंग पीला पड़ गया। बोली, ये तो बहुत पुरानी बात है, 23-24 साल पुरानी। बात नई हो या पुरानी, हिसाब किताब ज़रूर होता है। मैंने कहा, उस जमाने में अब्बासी तुम्हारी ढाल बन गया था। उसने अपने असर रसूख और दौलत के जरिए तुम्हें बचा लिया था, लेकिन उसे यह ख्याल ना आया कि जो औरत एक शौहर को कत्ल करवा सकती है वो दूसरे को भी करवा सकती है। सरवर जान, पुलिस के रिकॉर्ड से बड़े पुराने पुराने किस्से निकल आते हैं। क्या ये सच नहीं कि कबीर अहमद को कत्ल करने के लिए तुमने मोहसिन अली को अपना अलायकार बनाया था और जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने उसी मोहसिन को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान बचा ली? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दफ़ा तुमने किसको अलायकार बनाया है? मेरी बातें सुनकर उसका रंग दम बदम बदल रहा था। बोली, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने पूछा कि इश्तियाक अली से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? ये वो शख्स था जो मुझे पहली दफ़ा हवेली में नजर आया था और अब्बासी ने अपने कातलों में उसका नाम भी लिखा था। जी, इश्तियाक अली, उससे हमारी कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं है। अब्बासी साहब उससे मुट्ठी चापी करवाया करते थे। ख़ास रिश्तेदारी नहीं है? और इस गुलरहमान से तुम्हारी कितनी ख़ास रिश्तेदारी है? उसने घबरा कर आंखें फैलाईं। गुलरहमान? गुलरहमान का नाम आपने कहाँ से सुना है? वक्त ज़ाया नहीं करो सरवर जान, मेरे सवाल का जवाब दो। कौन है ये गुलरहमान? मम, मैं किसी गुलरहमान को नहीं जानती, उसने फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं जानती। ये जवाब देकर तुमने अपनी पोजीशन ख़राब कर ली है। तुम 24 साल पहले भी ये बात कह चुकी हो। तुमने तय कर रखा था कि तुम जान दे दोगी मगर अपने आशना का नाम ज़बान पर नहीं लाओगी। आज भी तुम वही बात कह रही हो। तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नताइज भी वही हों। अब तुम्हें अदालत में देखकर किसी दिल फेंक बूढ़े की धड़कनें बेतरतीब नहीं होंगी सरवर जान। तुम्हारा हुस्न किस्सा माजी बन चुका है और मैं बिकने वाला थानेदार नहीं हूँ। तुम्हें कातला से गवाह नहीं बनाऊंगा। बेहतर यही है कि तुम इकरार जुर्म कर लो। हम 24 घंटे के अंदर अंदर गुलरहमान को ढूंढ निकालेंगे और ये भी मालूम कर लेंगे कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। उसके बाद तुम्हारी जो पोजीशन होगी उसका तुम बखूबी अंदाज़ा लगा सकती हो। मलिक साहब, मैं बड़े सब्र से आपकी ये बातें सुन रही हूँ, उसने बरहमी से कहा। अगर आपके बस में है तो मुझे बेशक फांसी पर लटका दें, लेकिन अब मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी और अगर आपने मेरे साथ कोई ज्यादती की तो याद रखें, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। हुक्का में बालक के पास ज़रूर फरियाद लेकर जाऊंगी। मैंने उसे अलग कमरे में बिठा दिया और उसके बेटे आलमगीर को बुला लिया। वो अपनी माँ की बनिस्बत ज़्यादा परेशान नजर आता था। उसने भी वही बयान दिया जो उसकी माँ ने दिया था। मैंने पूछा, आलमगीर, तुम लोगों ने अपने अब्बा के कमरे का दरवाज़ा क्यों तोड़ा?
पुलिस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? हमें ये बात मालूम नहीं थी कि अब्बा को किसी ने कत्ल कर दिया है, वरना हम दरवाज़ा तोड़ने से पहले आपको इतला करते। देखो बरखुरदार, मुझे चक्कर देने की कोशिश नहीं करो। मैंने उसे आंखें दिखाईं। तुम इस हवेली में पले बड़े हो, तुम्हें ये बात यकीनन मालूम थी कि तुम्हारे बाप के कमरे की खिड़की खुली हुई है। कोई भी अक्लमंद शख्स दरवाज़ा तोड़ने से पहले खिड़की से अंदर ज़रूर देखता, ख़ास उसे खिड़की खुली होने का इल्म होता या ना होता। खिड़की खुली थी, लेकिन तुम लोग उस तरफ नहीं गए। क्या मैं उसकी वजूहत जान सकता हूँ? हमें हमें घबराहट में खिड़की की तरफ जाने का ख्याल नहीं आया, उसने जवाब दिया। घबराहट में? बिल्कुल ठीक कहते हो। अब ये भी बता दो कि इस घबराहट का सबब क्या था? हमें हमें इसी बात की घबराहट थी कि न जाने अब्बा जी को क्या हो गया है। दरवाज़ा जो नहीं खुल रहा था। तुम कच्चे मुजरिम हो आलमगीर, तुम्हें किसी और चीज़ की घबराहट थी। वो फाइलें कहाँ हैं जो तुमने अपने अब्बा की अलमारी से निकाली हैं? फाइलें? उसका चेहरा धुआं धुआं हो गया। कौन सी फाइलों की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि तुम्हारी ज़बान थाने जाकर ही खुलेगी। ये बताओ, गुल रहमान से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है? गुल रहमान? उसने आंखें फैलाईं। इस नाम का कोई शख्स हमारा रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, फिर ये शख्स हवेली में क्या करने आता था? क्या ये तुम्हारी माँ से मिलने आता था? मैं इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि ये कौन है। और इश्तियाक अली के बारे में क्या कहते हो? मैंने पूछा। क्या तुमने इसको भी कभी नहीं देखा? इसको तो देखा है, बल्कि जानता हूँ कि ये रिश्ते में मेरा मामू है, मेरी अम्मी का खालाजाद भाई है। अच्छा, अब ये तुम्हारा मामू भी बन गया? पहले तुम लोगों ने इसे अपना मुलाजिम बताया था। वैसे ये हमारा मुलाजिम भी है, हम इसे तनख्वाह देते हैं। इसे अब्बा ने मुलाजिम रखा था। आलमगीर, तुम जवान आदमी हो, जेल तुम्हें खून की तरह चाट जाएगी। मैं तुम्हें सच बोलने का मौका देता हूँ। सच बोलकर अपनी जान को बचाने की कोशिश करो। झूठ बोलोगे तो बच नहीं पाओगे। जाओ और बैठकर सोचो। मैंने उसे बाहर भेज दिया और शगुफ्ता को अंदर बुलाया। जब वो अंदर आई तो उसकी हालत देखकर मुझे धचका सा लगा। वो अपने बाप की मौत के गम में बेहाल हो रही थी। अगर उसकी भाभी मेमूना ने उसे सहारा न दे रखा होता तो वो 4 कदम भी न चल पाती। गालिबन वो वाहिद फर्द थी जिसे अब्बासी की मौत का दुख हुआ था। उसकी आंखों से अश्कों का दरिया बह रहा था। वो किसी सवाल जवाब के काबिल नहीं थी। मैंने उसे एक तरफ बिठा दिया और मेमूना को अपने पास बुला लिया। वो गोरे रंग की दराज कद और खूबसूरत लड़की थी, कुछ खुदसर और तनक मिजाज। उसने हर सवाल के जवाब में लाइलमी का इजहार करना शुरू कर दिया। दरवाज़ा किसने तोड़ा था? पता नहीं। सबसे पहले अब्बासी की ख्वाबगाह में कौन दाखिल हुआ था? पता नहीं। अलमारी से फाइलें किसने निकाली थीं? पता नहीं। अब्बासी को खाना किसने दिया था? पता नहीं। इश्तियाक अली और गुल रहमान कौन थे? पता नहीं। मैंने सवालात की रवानी में अचानक पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। उसने हस्बे मामूल जवाब दिया और फिर जल्दी से संभल कर बोली, नाम तो आपको पता ही है मेमूना बेगम, मुझे और भी बहुत कुछ पता है। मैंने सख्त नज़रों से उसे घूरा। तुमने कभी हवालात की हवा नहीं खाई? 2-4 रातें हवालात में गुजारोगी तो सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों? उसने त्योरी चढ़ाई। मुझे आप किस जुर्म में हवालात में बंद करेंगे? अच्छा, तुम्हें भला जुर्म का क्यों पता होने लगा? मैंने जेब से अब्बासी के हाथ का लिखा हुआ पर्चा निकालकर उसे उसकी झलक दिखाई। ये तुम्हारे ससुर के हाथ का लिखा हुआ पर्चा है और ये पर्चा उसने अपनी मौत से थोड़ी देर पहले लिखा था। तुम लोगों की बदकिस्मती कि ये पर्चा तुम्हारे हाथ नहीं लगा। मैं सिर्फ इस पर्चे की बुनियाद पर तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ और करूँगा। इसके अलावा अब्बासी ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे तुम लोगों से जान का खतरा है। अगर तुम सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा, वरना तुम भी कत्ल के जुर्म में शरीक समझी जाओगी। अच्छी तरह सोच लो। आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। वारदात के वक्त हम लोग शादी वाले घर में थे। मैं चौंका। ये बात मैं तीसरी दफ़ा सुन रहा था और तीनों ने इस बात पर खासा जोर दिया था। फिर एक अजीब बात मेरे जहन में आई। वो खासा रटा हुआ बयान लगता था और वो लोग इस उज़्र गैर हाजिरी को अपनी बर्रियत का मौसर जरिया समझते थे। मेमूना बेगम, ज़रा सोचकर मेरी बात का जवाब देना, मैंने कहा। शादी वाला घर यहाँ से कितने फासले पर है? ज़्यादा दूर नहीं होगा, उसने जवाब दिया। यही कोई 10-15 मिनट का रास्ता होगा, यानी आने जाने में तकरीबन 20-25 मिनट लगे होंगे। मैंने हिसाब जोड़ा और फिर कहा, मेमूना बेगम, बकौल तुम्हारे अब्बासी साहब को उस वक्त कत्ल किया गया जब तुम लोग शादी वाले घर में थे। ये बात सिर्फ वही शख्स बता सकता है जो जुर्म में शरीक हो, जिसको पता हो कि कत्ल किस वक्त किया जाएगा। वो गड़बड़ा गई, बोली, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं? मेमूना बेगम, 3 गोलियां चलाने में 3 मिनट भी नहीं लगते।
یہ واردات اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب تم لوگ راستے میں تھے، لیکن تمہارا وثوق کے ساتھ یہ کہنا کہ واردات اس وقت ہوئی تھی جب تم لوگ شادی والے گھر میں تھے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عباسی صاحب کا قتل طے شدہ پروگرام کے مطابق کیا گیا ہے۔ تم لوگوں نے قاتل کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ تمہارے جانے کے اتنی دیر بعد کارروائی کرے۔ مم میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے ASI سے کہا کہ یہ لوگ اصل بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں تھانے لے چلو، ان کے ساتھ کل صبح تسلی سے بات کریں گے اور حویلی میں 2 سپاہیوں کا پہرا لگا دو۔ قتل میں عباسی کے کسی ایسے بیٹے کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا جو حویلی سے باہر رہتا تھا، لیکن زیادہ شک مجھے سرور جان پر تھا۔ بہرحال وہ کسی چور وغیرہ کی کارروائی نہیں تھی کیونکہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ عباسی کے رقیے کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سرور جان نے شادی میں جانے سے قبل عباسی کو کوئی خواب آور دوا کھلا دی تھی تاکہ قاتل کا کام آسان ہو جائے۔ عباسی پر جب غنودگی طاری ہونا شروع ہوئی ہوگی تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے، لہٰذا اس نے فوراً رکا لکھ دیا۔ بہرحال یہ ایک قیاس آرائی تھی جس کی تصدیق حقیقت کھلنے کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ جب ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے تو اچانک شگفتہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی بیان دینا چاہتی ہے۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی، وہ اپنے حواس میں نظر نہیں آتی تھی۔ میرا اس کو حراست میں لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں نے میمونہ کو بھی اس کے کمسن بچے کی وجہ سے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارا بیان ہم کل لیں گے، میں نے نرمی سے کہا، اس وقت ہمیں اور کام بھی کرنے ہیں۔ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، میں ابھی بیان دینا چاہتی ہوں، میرا بیان ابھی قلم بند کریں۔ یا تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اسے بھی تھانے لے جا رہے ہیں اور یا کوئی اور بات تھی۔ جب وہ بیان دینے پر اصرار کر رہی تھی تو سرور جان کمرے میں داخل ہوئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان فکر نہیں کرو، اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیان بھی ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے پر نہیں ہیں، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ دیکھو تھانے دار صاحب نے بھی تمہیں اجازت دے دی ہے، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم خود تمہارا بیان دلوا دیں گے۔ یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف لے کر چلی۔ شگفتہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا اور تیزی سے میری طرف آئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے ان قصائیوں سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، میں اسی وقت بیان دینا چاہتی ہوں۔ عالمگیر نے مضبوطی سے شگفتہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے بولا، میری اچھی بہن، ضد نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ۔ معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی بیان دینے کے لیے مچل رہی تھی اور ماں بیٹا اسے روکنا چاہتے تھے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، میں نے تیک معنی لہجے میں کہا، اور پیچھے ہٹ جاؤ، لڑکی کا بیان ابھی ہوگا۔ ملک صاحب، لڑکی پر ظلم نہ کریں، سرور جان نے کہا، باپ کی موت نے اسے بے حال کر رکھا ہے، آپ اس کی باتوں پر نہ جائیں، بیچاری صدمے کی وجہ سے حواس کھو بیٹھی ہے۔ ماں نے مجھے باتوں میں لگا لیا تھا اور بیٹا شگفتہ کو بدستور کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ASI نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا اور لڑکی کا بازو چھڑا کر اسے ایک طرف کر دیا۔ ان تینوں کو الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا دو، میں نے ASI سے کہا، اور 2 سپاہی ان کی نگرانی پر مقرر کر دو، میں اس لڑکی کا بیان ابھی سنوں گا۔ تینوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، بڑی منتیں کیں۔ میمونہ تو میرے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی۔ اس کا بچہ جس کی عمر 2-2.5 برس کے قریب تھی بری طرح روئے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی انتہائی کوشش تھی کہ میں سر دست شگفتہ کا بیان نہ لوں، لیکن ان کا یہ احتجاج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خصوصاً شگفتہ کا یہ کہنا کہ اسے ان قصائیوں سے جان کا خطرہ ہے، خاصا غور طلب تھا۔ واضح طور پر وہ بہت سی اندرونی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ ان تینوں کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کے بعد میں نے شگفتہ کو اپنے پاس بٹھایا، اسے تسلی دی اور تحفظ کا یقین دلانے کے بعد کہا کہ وہ اطمینان سے ساری بات بتائے۔ اس کے حواس پوری طرح ٹھکانے پر تھے اور وہ باپ کی موت کے صدمے میں ہونے کے باوجود بیان دینے کے قابل تھی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ شگفتہ کی ماں نور بی بی کو سرور جان نے جوڑ توڑ کر کے طلاق دلوائی تھی، لیکن شگفتہ کو عباسی نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ شگفتہ خاموش طبیعت اور صبر کرنے والی لڑکی تھی۔ چونکہ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے وہ باپ کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ماں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ ایک غریب آدمی تھا، جبکہ عباسی کے گھر میں ہر شے کی فراوانی نہیں تھی۔ شگفتہ ایک خادمہ کی حیثیت سے باپ کے گھر میں رہی، وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھابھی کی خاموشی سے خدمت کرتی رہی اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے بھی اپنی ماں کی طرح اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اس نے مجھے بتایا
کہ گھر میں سرور جان کا حکم چلتا تھا۔ اس نے اس کے ابا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ اس کی بہو میمونہ بھی اس کے خاندان کی فرد ہے، وہ اس کی بہن کی بیٹی ہے۔ بیٹا پہلے ہی اس کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ شگفتہ کو وہ ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شگفتہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھی اور ان کے منصوبوں میں پوری طرح ان کا ساتھ دیتی تھی، لیکن آخری منصوبے میں وہ دھوکہ کھا گئے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد میں شگفتہ کا بیان اپنے الفاظ میں اپنی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کہانی کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے واقعات کی ترتیب بدلنا پڑتی ہے۔ شگفتہ نے مجھے بتایا کہ سرور جان اس کے باپ کی طویل العمری سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بلکہ اسے پورا یقین تھا کہ عباسی زیادہ سے زیادہ 70 سال تک جیے گا اور اس وقت اس کی اپنی عمر 36-37 سال کے لگ بھگ ہوگی، یعنی ابھی وہ بڑھاپے سے خاصی دور ہوگی اور بآسانی کسی معقول شخص سے دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن جب عباسی 75 سال کی عمر کو پہنچا اور پھر اس کی عمر 80 کے ہندسے کو چھونے لگی تو سرور جان کی پریشانی فزوں تر ہو گئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ عباسی اعلیٰ درجے کے کشتے استعمال کرتا تھا اور سنچری پوری کرنے کی باتیں کرتا رہتا تھا، لہٰذا سرور جان نے اسے ختم کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے تو اس نے عباسی کے عزیزوں اور دوستوں کی حویلی میں آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی۔ عباسی نے کئی بار اسے حویلی سے نکالا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو سے ساز باز کر کے دوبارہ واپس آ جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عباسی بوڑھا، کمزور اور محتاج ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی آتشی طبیعت اور بعض مخصوص عادات کی وجہ سے اپنے عزیزوں کی ہمدردی سے پہلے ہی محروم تھا۔ بالآخر اس کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ قریب کی چیز کو بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کے آخری دنوں کی باتیں ہیں۔ ان دنوں حویلی میں سرور جان کے رشتہ داروں کی آمد و رفت خاصی بڑھ گئی تھی۔ ان میں 2 افراد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ایک تو اشتیاق علی اور دوسرا گل رحمان۔ اشتیاق کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ گل رحمان کے بارے میں شگفتہ نے بتایا کہ وہ 55-56 سال کا ایک قوی الجثہ شخص تھا۔ اگرچہ سرور جان اسے اپنا رشتہ دار بتاتی تھی، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کا رشتہ دار نہیں، صرف آشنا تھا۔ سرور جان اس کی مدد سے اپنے شوہر کو ختم کرنا چاہتی تھی اور گل رحمان سرور جان سے شادی کر کے وسیع حویلی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ٹرک ڈرائیور تھا۔ ان دونوں افراد نے حویلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا کام عباسی کی نگرانی کرنا تھا، دیکھ بھال نہیں۔ دونوں باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ مقصد اس ڈیوٹی کا یہ تھا کہ عباسی حویلی سے باہر نہ نکلنے پائے۔ شروع میں انہوں نے اپنا رویہ نرم رکھا۔ سرور جان نے عباسی سے یہی کہا تھا کہ وہ دونوں ملازم ہیں اور انہیں اس کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن جلدی عباسی کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے اس کی اپنی حویلی میں قید کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اسے اس وقت پتہ چلا جب ایک روز گل رحمان نے اسے گیٹ سے باہر جانے سے روک دیا۔ کئی ہفتوں سے عباسی کا کوئی ملنے والا نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے کئی لوگوں کو بلوانا چاہا، لیکن بیٹا ماں کے زیر اثر تھا اور باپ کا پیغام آگے نہیں پہنچاتا تھا، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا ملنے آ جاتا تھا تو اسے یہ کہہ کر گیٹ سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ عباسی صاحب آرام کر رہے ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز عباسی اپنے پڑوسی سے ملنے اور اسے اپنی نظر بندی کا احوال بتانے کے ارادے سے باہر نکلا تھا، لیکن گیٹ پر گل رحمان نے اس کا راستہ روک لیا اور بولا، عباسی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی کام ہے تو مجھے حکم کریں، آپ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ عباسی صاحب اپنی چھڑی لہراتے ہوئے بولے، کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، گیٹ کھولو۔ میں آپ کا نوکر گل رحمان ہوں جی، آپ کو بیگم صاحبہ نے اندر بلایا ہے، آپ جا کر ان کی بات سن لیں۔ بیگم صاحبہ سے بھی مل لوں گا، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم میرے راستے سے ہٹتے ہو یا نہیں؟ اس کی نظر کمزور تھی اور چال میں خاصی نقاہت تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ گل رحمان راستے سے نہیں ہٹ رہا تو اس نے چھڑی سے اسے مارنا چاہا، لیکن گل رحمان نے اٹھی ہوئی چھڑی کا سرا پکڑ لیا۔ اتنے میں سرور جان بھی ان کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے غصے سے کہا۔ نوکر کا سر پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ نوکر ہے یا میرا باپ ہے؟ عباسی نے چیخ کر کہا، دیکھتی نہیں ہو میرا راستہ روک کے کھڑا ہے؟ آپ نوکروں کے منہ نہ لگا کریں۔ سرور جان نے بوڑھے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، چلیں میرے ساتھ اندر، آپ کو کچھ دکھائی تو دیتا نہیں اور منہ اٹھائے باہر چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ میں پڑوس میں حاجی کرم الہی سے ملنے جا رہا ہوں، اس نوکر سے کہو کہ مجھے ان کے گھر چھوڑ آئے، آپ چلیں اپنے کمرے میں۔ سرور جان نے تہکمانہ لہجے میں کہا، میں حاجی صاحب کو پیغام بھیج کر یہیں بلوا لیتی ہوں، میں خود ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ، عباسی نے کہا اور بیوی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں لڑکھڑا گئے۔
अगर गुल रहमान इन्हें बर वक्त सहारा ना देता तो वो गिर पड़ते। मैं कैदी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं नहीं जाएंगे, सरवत जान ने फैसलाकुन लहजे में कहा। ये गेट नहीं खुलेगा, आराम से घर में बैठें। अब्बासी ने गुस्से में बीवी को छड़ी मारने की कोशिश की, मगर गुल रहमान ने उसके हाथ से छड़ी छीन ली। चाचा जी, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता, उसने कहा। अब आपकी बाहर निकलने की उम्र नहीं रही। अब्बासी तेश में आ गया और ओल फोल बकने लगा। इसी असना में इश्तियाक अली भी गेट पर पहुंच चुका था। सरवत जान ने इश्तियाक और गुल रहमान से कहा, इस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, इसे उठाकर अंदर ले चलो। अब्बासी चीखता रहा। गुल रहमान और इश्तियाक उसे घसीटते हुए अंदर ले गए। अब्बासी अपनी बेबसी पर बच्चों की तरह रोने लगा। ये वही अब्बासी था जिसके साथ कोई आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता था। आज उसकी वो खौफनाक आंखें सिर्फ आंसू बहाने के लिए रह गई थीं। उन आंखों में इतना भी नूर नहीं रहा था कि वो करीब खड़े हुए शख्स को शनाख्त कर सकती। इस एहसास के बाद कि उसकी हसीन बीवी ने 2 मुश्तंडों की मदद से उसे घर में कैद कर दिया है, उसने चंद रोज तक बहुत शोर मचाया और कई बार घर से निकलने की कोशिश की। शगुफ्ता ने ज़ारो कतार रोते हुए मुझे बताया कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए सरवत जहां ने एक 7-8 फीट लंबी जंजीर मंगवाई। उसका एक सिरा पलंग की पट्टी में और दूसरा सिरा उसके बाप के पैर में डाल दिया। दोनों तरफ ताला लगा दिया। उसके कमरे से उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें हटा दी जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थीं। इश्तियाक अली और गुल रहमान में से एक शख्स हर वक्त उसके कमरे में मौजूद रहता था। शगुफ्ता को बूढ़े बाप की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने आलमगीर से कहा, आलमगीर भाई, अब्बा लाख बुरे सही, हमें उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। तुम अम्मी को समझाओ कि वो इनकी जंजीर खुलवा दें। अब तो वो वैसे भी कहीं जाने के काबिल नहीं रहे, ना उनसे चला जाता है और ना उन्हें दिखाई देता है। ये अम्मी और अब्बा का मामला है, आलमगीर ने कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब्बा मेरी माँ पर कितना जुल्म करते रहे हैं और तुम्हारी माँ पर भी उन्होंने कोई कम जुल्म नहीं किया। उन्होंने बीवियों को मारने के लिए हंटर रखा हुआ था। जब हम अपनी माँओं को बाप के जुल्म से नहीं बचा सके तो आज बाप को माँ के हुक्म से जुल्म से क्यों बचाएं? और अब्बा तो आज भी जुल्म करने से बाज नहीं आते। पहले उनका हाथ चलता था, आज जबान चलती है। जब सरवर जान को शगुफ्ता के एहतिजाज का इल्म हुआ तो उसने उसे अलग बुलाकर कहा, देखो शगुफ्ता, ये हमारे घर का मसला है, इसका जिक्र बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हारा बाप इंसान नहीं, वहशी है और वहशियों को जंजीरों में ही जकड़ कर रखा जाता है। मैं 24-25 साल से इस शख्स की कैद में थी। बताओ तो सही कि कौन सा जुल्म है जो इसने मुझ पर नहीं किया। अब अल्लाह ने इसे बूढ़ा और कमज़ोर करके मेरे बस में कर दिया है। मैं ज़रूर इससे अपना बदला लूँगी, अपना बदला, तुम्हारी माँ का बदला और उन तमाम औरतों का बदला जो तुम्हारे बाप के जुल्म का निशाना बनी थीं। गुफ्ता इन सारी बातों को मानती थी, मगर फिर भी उससे अपने बाप की हालत देखी नहीं जाती थी। इश्तियाक अली और गुल रहमान अब अब्बासी का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाते थे। सरवर जान भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। वो चाहती थी कि इन बातों से किसी तरह बूढ़े अब्बासी का हार्ट फेल हो जाए, मगर कुदरत उसे जिंदा रखना चाहती थी। तबई मौत उसकी किस्मत में थी नहीं। शगुफ्ता ने मुझे बताया कि उसके बाप को वक्त पर खाना नहीं दिया जाता था, बाज़ औक़ात उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक रात शगुफ्ता ने देखा कि सरवर जान और गुल रहमान उसके अब्बा के कमरे में बैठे खाना खा रहे थे और बात बात पर कहकाई लगा रहे थे। अब्बासी को भूख लगी थी और वो कई बार खाना मांग चुका था, लेकिन सरवर जान उसे हर बार झिड़क देती और कहती, देखते नहीं हम खाना खा रहे हैं। शगुफ्ता परेशानी के आलम में साथ वाले कमरे में टहल रही थी। वो सौतेली माँ की इजाज़त के बगैर बाप को खाना नहीं दे सकती थी। चाचा अब्बासी, उसने गुल रहमान को कहते सुना, तुम आखिर कब तक इस औरत पर बोझ बने रहोगे? कमीने कुत्ते, अब्बासी ने चीख कर कहा, मेरे घर में बैठकर मेरी रोटियां खा रहे हो और मुझ ही पर भौंक रहे हो। तुम कुत्ते से भी बदतर हो। कुत्ता भी जिसका खाता है उसके सामने तुम हिलाने लगता है। गुल रहमान ने कहा लगाया और बोला, चाचा, मैंने सुना है कि तुमने ये सारी जायदाद रिश्वत के माल से बनाई है। सरवर जान, इस कुत्ते को बाहर निकाल दे। अब्बासी ने अपनी बीवी से अपील की, मेरे मरने के बाद ये आदमी है, इससे चाहे तो तू निकाह पढ़वा लेना, लेकिन मेरे सामने ऐसी हरकतें ना कर। खुदा को क्या मुंह दिखाएगी? ज्यादा बकबक ना कर, सरवर जान ने उसे झिड़क दिया। तेरे पास तो बड़ा अच्छा मुंह है ना खुदा को दिखाने के लिए। सारी जिंदगी में तूने कोई एक भी काम अच्छा किया है? अब तेरी हड्डियां कड़कड़ाने लगी हैं तो तुझे खुदा याद आने लगा है। कहाँ गई वो तेरी अकड़ और तेरी पकड़? जरा देख, खुदा ने तुझे कैसा मेरे काबू में किया है। तेरे हंटरों के निशानात आज भी मेरे बदन पर मौजूद हैं।
मैंने وہ ہنٹر بھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تیرے جیسے فرعون کی یہی سزا ہے۔ میرے بس میں ہو تو میں تیرے گلے میں زنجیر ڈال کر تجھے گلی گلی پھراؤں۔ سرور جان، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو بھی معاف کر دے، مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ اورنگزیب عباسی، اللہ نے شدادوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ سرور جان نے اپنے دل کا غبار نکالا۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو کس فطرت کا انسان ہے تو میں پھانسی چڑھ جانا قبول کر لیتی، مگر تیرے ساتھ شادی نہ کرتی۔ مگر نہیں، اللہ نے مجھے ان مظلوم عورتوں کا انتقام لینے کے لیے چنا تھا جنہیں تو نے پیروں تلے کچلا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تیری ساری بیویوں کو یہاں بلاؤں اور انہیں تیری حالت دکھاؤں اور وہی ہنٹر نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دوں جس سے تو ان کو مارا کرتا تھا۔ میں نے تیرے ساتھ جو 24 سال گزارے ہیں وہ قید بامشقت سے بھی سخت تھے۔ اب میں تجھے کتے کی موت ماروں گی، ترسا ترسا کر۔ سرور جان، یہ بہت سخت جان بڈھا ہے، گل رحمان نے کہا، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والا۔ عباسی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ شگفتہ نے بتایا کہ اس کے ابا کو جب بھی اس سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ اس سے کہتے، شگفتہ بیٹی، مجھے کہیں سے تھوڑا سا زہر لا دو، مجھ سے اب یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ چند روز پہلے اس نے بیٹی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر زہر کے لیے منتیں کرنے لگا۔ شگفتہ کو معلوم تھا کہ سرور جان خواب آور گولیاں استعمال کرتی ہے۔ اس نے موقع پا کر خواب آور گولیوں کی شیشی باپ کو دے دی۔ اس کے دوسرے ہی دن اس نے اپنی سوتیلی ماں کو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ خفیہ میٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ لوگ عباسی کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اس میٹنگ میں اشتیاق علی اور گل رحمان کے علاوہ میمونہ اور عالمگیر بھی شامل تھے۔ شگفتہ چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ قتل کرنے کے مختلف طریقوں پر بحث کر رہے تھے۔ اچانک سرور جان نے ساتھ والے کمرے میں شگفتہ کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور شگفتہ کو کمرے سے نکلتے ہوئے جا لیا۔ شگفتہ بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بظاہر بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی کچھ نہیں، شگفتہ نے گھبرا کر جواب دیا، میں بستر رکھنے آئی تھی۔ موقع شناس اور مکار سرور جان چند لمحوں تک سوچتی رہی۔ وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ شگفتہ نے ان کی باتیں سن لی ہیں، لہٰذا اس کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو اپنے منصوبے سے دستبردار ہو جائے اور یا شگفتہ کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لے۔ وہ شگفتہ پر بھروسہ کر سکتی تھی کیونکہ اس لڑکی نے کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ اس نے اندر جا کر دوسروں سے مشورہ کیا اور شگفتہ کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لیا۔ مشوروں اور تجویزوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ شگفتہ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ اس کی باتوں میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے یا بالفاظ دیگر اس کی باتوں کا گہرا تجزیہ کر رہے تھے۔ غالباً وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ دل سے ان کے ساتھ تھی یا خوف کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ اس احساس کے بعد شگفتہ مجبوراً باپ کے قتل میں زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹی تو کہیں وہ لوگ اسے بھی قتل نہ کر دیں۔ منصوبہ طے ہو گیا تو سرور جان اندر سے قرآن اٹھا لائی اور سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ جب انسان کی آنکھوں پر شیطان پردہ ڈال دیتا ہے تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ کام خدا کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے اور قسم بھی خدا کی کتاب کو کھایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شگفتہ نے بتایا کہ اس تقریب حلف برداری کے بعد گل رحمان ریوالور نکال لایا اور بظاہر سب کو مخاطب کر کے بولا، میں آدمی بہت کھرا ہوں، نہ دھوکہ کرتا ہوں اور نہ دھوکہ کھاتا ہوں۔ اگر کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ جب آدمی ایک قتل کر لیتا ہے تو دوسرا قتل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، نہ ہی دوسرے قتل سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پھانسی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ شگفتہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات صرف اسی کو سنانے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ منصوبہ بنانے کے بعد سرور جان اور اس کی بہو میمونہ سائے کی طرح شگفتہ کے ساتھ لگی رہتی تھیں۔ وہ نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی باپ کے کمرے میں۔ شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ شگفتہ انہیں دھوکہ تو نہیں دے جائے گی۔ اس کے چند روز بعد سرور جان کے رشتہ داروں کی طرف سے ایک شادی کا بلاوا آ گیا اور ان کی عدم موجودگی میں گل رحمان نے منصوبے کے مطابق عباسی کو قتل کر دیا۔ لیکن عباسی نے جو رقعہ لکھا تھا وہ بھی ایک عجیب اتفاق تھا۔ بہت سے سننے والے اس رقعے کی حقیقت سمجھ گئے ہوں گے۔ میں کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا لوں، اس کے بعد رقعے کی حقیقت بتاؤں گا۔ شگفتہ کا بیان مکمل ہونے کے بعد میں نے سرور جان کو اس کے بیٹے اور بہو سمیت کمرے میں بلا لیا اور کہا، سرور جان، مجھے گل رحمان اور اشتیاق علی کا پتہ چاہیے۔ آسان طریقے سے بتاؤ گے یا مشکل طریقے سے؟ ان تینوں کے چہرے دہشت سے سفید پڑ چکے تھے اور میمونہ کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔
सरवर जान ने एक बार फिर गोलमोल बात करने की कोशिश की। मैंने एएसआई से कहा कि इस औरत की ख्वाबगाह में लेके जाओ और वहां से वो जंजीर तलाश करके लाओ जिससे इसने अपने शौहर को बांध रखा था। आज मैं उसी जंजीर से इस औरत को छत पर उल्टा लटका दूंगा। शगुफ्ता ने मुझे ये भी बताया था कि मज़कूरा जंजीर शादी से वापस आने के बाद उसके बाप के पैर से निकाल दी गई थी और सरवर जान ने उसे अपनी ख्वाबगाह में छुपा दिया था। एएसआई जंजीर लेने चला गया। उसके जाते ही मेमूना मेरे पैरों में गिर पड़ी और सरवर जान मुझे बड़ी बड़ी रकमों का लालच देने लगी। सरवर जान, तेरे हुस्न का जादू खत्म हो चुका है। मैंने कहा, अब तुझे तेरे तीसरे शौहर को कत्ल करने की मोहलत नहीं मिलेगी। मुझे सारा किस्सा मालूम हो चुका है। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि कानून की मदद करके अपनी सज़ा में कमी कराने की कोशिश करो। तुम हमारे काम में जितनी रुकावट डालोगी उतना ही अपने गले में फंदा सख्त करोगी। इसी असना में एएसआई जंजीर तलाश करके ले आया। वो 8 फीट लंबी जंजीर थी जिसके दोनों सिरों पर 2 मजबूत कड़े लगे हुए थे। मैंने जंजीर का मुआयना किया तो एक कड़े के साथ चंद बाल चिपके हुए नजर आए। वाज़ेह तौर पर वो अब्बासी की टांग के बाल थे। थोड़ी सी मेहनत के बाद हम सरवर जान से गुल रहमान और इश्तियाक अली का ठिकाना मालूम करने में कामयाब हो गए। मैंने उसी वक्त 4-4 आदमियों पर मुश्तमिल 2 पार्टियां उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी। रात खासी गुजर चुकी थी लेकिन मैं काम मुकम्मल किए बगैर नहीं जाना चाहता था। एक बड़ा मसला शगुफ्ता की हिफाजत का था। मैं उसे हवेली में तनहा नहीं छोड़ सकता था। किसी का उसके पास मौजूद रहना ज़रूरी था। इसके अलावा मेमूना के बच्चे का मसला भी था। मैंने शगुफ्ता से पूछा कि अनवर अब्बासी कैसा आदमी है। अनवर भाई शरीफ आदमी है, उसने जवाब दिया। उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया। अगर मैं उनकी फैमिली को हवेली में आने की इजाज़त दे दूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? उसने जवाब दिया कि उसे कोई एतराज़ ना होगा। मैंने अनवर अब्बासी को बुलाया और उससे कहा कि वो फ़ौरन अपनी फैमिली लेकर हवेली पहुंच जाए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी हैरत उतर आई कि अल्लामा, और उसकी हैरत बजा भी थी। उसकी सारी ज़िंदगी तंगी और उसरत में गुजरी थी। उसे जिस हवेली का दरवाज़ा खटखटाने की इजाज़त नहीं थी, आज उसे उस हवेली में रहने के लिए कहा जा रहा था। अनवर अब्बासी, मैं सरवर जान को उसके बेटे और बहू समेत तुम्हारे बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। इस वजह से शगुफ्ता यहाँ तनहा हो जाएगी। उसकी हिफाजत करना भी तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। मैं दिलो जान से इसकी हिफाजत करूँगा। उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, यह मेरी बहन है। मैं इसकी हिफाजत नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? मलिक साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी माँ को भी यहाँ ले आऊँ। ले आओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हवेली का सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सरवर जान को जब पता चला कि मैंने अनवर अब्बासी और उसकी फैमिली को हवेली में रहने की इजाज़त दे दी है तो उसने शोर मचाया और धमकियां भी देने लगी। सरवर जान, कातलों को जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला करता। मैंने कहा, तुम अब इस हवेली को भूल जाओ। तुम्हारा जुर्म बहुत संगीन है। तुम्हारे अमाल नामे में ये दूसरा कत्ल है। अदालत तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। अनवर अब्बासी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अपनी फैमिली के हमरा हवेली पहुंच गया। उसकी बूढ़ी माँ भी साथ थी। उसकी उम्र 75 साल के करीब थी। अनवर अब्बासी की 3 लड़कियां और 3 ही लड़के थे। उनकी उम्रें 13 और 25 साल के दरमियान थीं। वो सब रोते हुए हवेली में दाखिल हुए थे। उनकी आमद के बाद ही ये महसूस हुआ कि हवेली में किसी की मैयत हो गई है। अजीब मंजर था। बच्चे उस दादा के गम में रो रहे थे जिसने कभी उनके सरों पर दस्ते शफकत नहीं रखा था। अनवर अब्बासी की बूढ़ी माँ ने शगुफ्ता को बेटी कहकर गले से लगा लिया और दोनों रोने लगीं। इस असनामे में सरवर जान को उसके बेटे और बहू समेत थाने भिजवा चुका था। मैं चाहता था कि मेमूना अपने बच्चे को हवेली में छोड़ जाए, मगर वो उसे साथ रखने पर मुसिर थी। सुबह होने से पहले पहले हमने गुल रहमान और इश्तियाक अली को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल यानी रिवॉल्वर गुल रहमान का था, मगर गोलियां इश्तियाक अली ने चलाई थीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत गोलियों से वाक़ई हुई थी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से पता चला कि अब्बासी के मैदे में जहर की खासी बड़ी मिकदार थी। अगर कातिल 10-15 मिनट लेट हो जाता तो अब्बासी की मौत जहर से वाक़ई हो जाती और ऐसी सूरत में कत्ल का मुकदमा बनाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये बात साबित हो गई थी कि अब्बासी ने खुदकुशी के इरादे से जहर खाया था। वो खुदकुशी करके अपने दुश्मनों को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसवाना चाहता था। यही वजह थी कि जहर खाने के बाद वो आराम से बिस्तर पर लेट गया था। जब उस पर गोलियां चलाई गई थीं उस वक्त उस पर बेहोशी तारी थी और मेरा ख्याल है कि उसे गोलियों से इतनी तकलीफ भी नहीं हुई थी जितना कि कांटा चुभने से होती है।